जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की इस श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास। साथ ही आपका फेस 1 का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। क्या है साथी? याद रखेंगे, आपका फेस 1 का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है और जो फेस 2 का एग्ज़ाम आपका 13 जून से लेकर के 20 जून तक चलने वाला है। 13 जून से लेकर के 20 जून तक जिस भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम चलने वाला है उसके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप सभी से निवेदन है, आप लोग जुड़े रहेंगे और दोस्तों में एक बार से सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, आप दोस्तों में एक बार से सेशन को शेयर कर देंगे जब ताकि जो भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम रह गया है उसके लिए ये क्लास फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। ठीक है, साथ ही कुछ इस तरह से हम प्रश्न देखेंगे और जानेंगे इनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से हमसे एसएससी आने वाले जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें हमसे पूछ सकता है। ठीक है साथी, आज है 24 मई और 24 मई को आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि जो आपका फेस 1 का एग्ज़ाम था वो आपका 2 मई से लेकर के 19 मई तक चला था। ठीक है, 19 मई तक चला था, याद रखेंगे। तो आप लोग जुड़े रहेंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और हम जानेंगे किस तरह से प्रश्न हमसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है, हवा में ताश का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का फैसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। साथी कह रहा है कि हवा में आप ताश से महल नहीं बना सकते। हवा में यदि आप ताश बिखराएंगे तो आप महल नहीं बनाएंगे। ठीक है, वो ताश बिखर के फैल जाएंगे। और रोने से आपका बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता है। जैसे आप अभी तक कोई एग्ज़ाम आपने दिया है और वो क्लियर नहीं हुआ है तो आप अपने आप को कोस रहे हैं, आप बैठे कहीं रो रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो आप इसको छोड़ दीजिए। दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। आप सभी को पता है कि जब सिकंदर ने दुनिया जीतने का फैसला लिया था तो उसने क्या एक जीत से ही पूरा सिकंदर कहलाया था? साथ ही उसने पूरी दुनिया को जीतने का प्रयास किया था। ठीक है, तो उसने कहा जाता है कि कई देश जीत भी लिए थे। तो याद रखेंगे, आपको हौसला रखना है, हार नहीं माननी है। ठीक है, आप यदि निरंतर प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के तहत करता है? साथ ही बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, जो यदि कोई निर्णय दे दे तो क्या उसको बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है और साथ ही इसी के साथ सुधार करके उस फैसले को बदल भी सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई सज़ा सुना दी किसी व्यक्ति को और उसे लगा सुप्रीम कोर्ट को कि ये व्यक्ति निर्दोष था, जब उसके खिलाफ एविडेंस साबित हो गए कि ये व्यक्ति निर्दोष है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 137 का प्रयोग करके क्या करेगा, आपको माफ़ कर देगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो और ये प्रावधान जो है कहाँ से लिया है साथी? तो याद रखेंगे, ये प्रावधान हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। कहाँ से? अमेरिकी संविधान से लिया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, ये आपके निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, जब किसी देश के साथ हम ज़्यादा आयात करते हैं, जब किसी देश के साथ हम ज़्यादा आयात करते हैं और निर्यात कम होता है तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या कहा जाता है? ये जो स्थिति है ज़्यादा आयात करने की, जैसे आप लोग अपने आप से ले लीजिए, मैं और आप व्यापार कर रहे हैं। मैंने क्या किया, आपसे व्यापार किया और हमने आपसे ज़्यादा वस्तुएं खरीद ली और उसकी तुलना में हमने आपको कम वस्तुएं बेची। मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, हालांकि आप सुंदर होंगे, इतने अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, और ये मान लीजिए मैं हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये मैं हूँ। यदि हम दोनों आपस में व्यापार करते हैं, यदि हम दोनों आपस में व्यापार करते हैं साथी, और यदि मैंने आपसे कुछ वस्तुएं खरीदी, मान लीजिए आपसे हमने 10 वस्तुएं खरीदी, हमने आपसे 10 वस्तुएं खरीदी और हमने केवल आपको कितनी वस्तुएं दी? आपको 5 वस्तुएं दी। ठीक है, तो इस स्थिति में आपकी जो 5 वस्तुएं एक्स्ट्रा हमारे पास आ गई, कितनी? 5 वस्तु एक्स्ट्रा हमारे पास आ गई, यानी कि हमने आपको दी तो कम लेकिन खरीदी आपसे ज़्यादा। तो ये एक स्थिति होती है अर्थव्यवस्था में, यानी कि हमारी इकोनॉमी में। इकोनॉमी में साथी ये कहलाती है ट्रेड डेफिसिट। क्या कहलाती है? ट्रेड डेफिसिट। इसे कहते हैं व्यापारिक घाटा। क्या कहते हैं? व्यापारिक घाटा। जब हम व्यापार करेंगे और हम ज़्यादा वस्तुएं खरीद कर कम वस्तुएं बेचेंगे तो हमें आपके साथ क्या होगा? व्यापारिक घाटा होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये क्वेश्चन इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, चारू माथुर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बात करेंगे चारू माथुर के बारे में साथी। ये भारत के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यक हैं और ये मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा साथी? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, इससे संबंधित है। साथ ही आप सभी को पता होगा कि जैसा कि मणिपुरी शास्त्रीय जो नृत्य है वो मणिपुर राज्य के नाम पर ही रखा गया है
और ये भगवान कृष्ण और देवी राधा के प्रेम को दर्शाता है। किसको? भगवान कृष्ण और देवी राधा के प्रेम को दर्शाता है। और इसकी प्रमुख नृत्यांगनाओं में कौन सी? जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, इसकी प्रमुख नृत्यांगनाओं में झावेरी बहनों का नाम आता है साथी। इसमें 4 बहनें थी साथी, झावेरी बहनें। इन्होंने मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है इसको नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है? आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 2023 के दौरान केंद्र सरकार में बजट का राजस्व घाटा कितना है? देखो, अभी हमने बात की थी व्यापारिक घाटा की, वो तो एक व्यापार के रूप में होता है, लेकिन जो आपका जीडीपी होता है, जीडीपी के माध्यम से कुछ एक घाटा होता है हमको, हमारी सरकार को, तो उसमें कहते हैं कि एक राजस्व घाटा। और राजस्व घाटा की बात की जाए, इसी को हम राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। जो राजस्व घाटा है इसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। और वित्त मंत्री है जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण, इन्होंने जब बजट प्रस्तुत किया था तो इस समय कहा था कि जो 2023 का वित्तीय वर्ष है, 2023-24 का, इस दौरान जीडीपी का जो राजस्व घाटा होगा वो 5.9% रहने का अनुमान है। कितना साथी? 5.9% रहने का अनुमान है। ऐसा किसने कहा है? तो हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है। जब ये 1 फरवरी को अपना बजट का सत्र दे रही थी तो उस समय इन्होंने कहा था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, 5.9, ये नंबर आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। 5.9% क्या है? हमारा राजकोषीय घाटा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? बात करेंगे अंत्योदय अन्न योजना के बारे में साथी। इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2000 में साथी। तारीख थी 25 दिसंबर। कब थी? 25 दिसंबर 2000 को इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने की थी। और इस समय सरकार किसकी थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की। किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। इसकी जब शुरुआत हुई थी साथी तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे थे, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे थे, इनकी आबादी तक खाद्यान्न की कमी को पूरा करना था। यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं उनके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं होता है, ठीक है, अन्न भी नहीं होता है। तो इसलिए इसकी कमी दूर करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, अंत्योदय अन्न योजना की। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो उस समय उनकी उम्र क्या थी? साथी एसएससी ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछ चुका है उम्र के बारे में, गांधी जी के बारे में। कह रहा है जब गांधी जी 1915 में भारत लौटे तो इस समय इनकी उम्र क्या थी? इस तरह से क्वेश्चन पूछा, ये 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। याद रखेंगे जब गांधी जी 1915 में भारत आए थे साथी, तो ये कहाँ से आए थे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका से आए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। हालांकि दक्षिण अफ्रीका से पहले भी आते रहे हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से दक्षिण अफ्रीका छोड़ा था तो 1915 था वो साल, ठीक है। और इस समय गांधी जी की उम्र हो चली थी 45 वर्ष। कितनी हो चली थी साथी? 45 वर्ष के हो चले थे गांधी जी, ठीक है, याद रखेंगे। और गांधी जी के जन्म की बात की जाए तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनके बचपन का नाम मेन्यू या फिर इन्हीं को मनु भी कहा जाता है, ठीक है। और गांधी जी का जो नाम था, मूल नाम क्या था? बचपन का तो मेन्यू था, लेकिन मूल नाम था मोहन। क्या नाम था? मोहन नाम था, याद रखेंगे, ठीक है, मोहन नाम था इनका पूरा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने जातिगत जनगणना शुरुआत की है? कौन सी जातिगत जनगणना की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इस तरह से आपसे साथी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करेंगे किसने शुरुआत की है? बिहार राज्य ने। साथी बिहार राज्य के द्वारा भारत में पहली बार जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसी के साथ जो जातिगत जनगणना करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? अपना बिहार बन गया है। बिहार के सीएम की बात की जाए साथी तो नीतीश कुमार होंगे। कौन? नीतीश कुमार वर्तमान में यहाँ के सीएम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश के बारे में साथी, तो ये आपका मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालदीव। साथी मालदीव जो है ये हमारा किससे सीमा बनाता है? ये हमारा जलीय सीमा बनाता है भारत से। कौन सी? जलीय सीमा बनाता है। आप सभी को पता होगा 8 डिग्री चैनल से ये मिनिकॉय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल से मालदीव मिनिकॉय से जुड़ा हुआ है, जो कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। और इसकी सीमा किससे लगती है? तो समुद्र से लगती है। इसके अतिरिक्त स्थलीय सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा देश आपका भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? भूटान हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा हमारे गांव में भागवत हो रही है इसलिए आपकी क्लास भी लेनी पड़ती है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। आपको क्लास पर ध्यान देना है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। सबसे छोटा स्थलीय देश की बात की जाए तो भूटान हो जाएगा, लेकिन समुद्री सीमा से साझा करने वाला मालदीव हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो बात करेंगे सती प्रथा के अंत के बारे में साथी। इस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक इस समय भारत का गवर्नर जनरल था, जो कि प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत का, ठीक है। और इसी के शासनकाल में जो राजा राम मोहन राय थे, इन्हीं के सहयोग से सती प्रथा को अंत किया गया था, ठीक है।
सती कभी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि राजा राम मोहन राय ने ही क्यों किया था सती प्रथा का अंत, क्यों इसी के विरोध कर रहे थे राजा राम मोहन और क्यों कोई नहीं कर रहा था। तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय के एक भाई थे और जब राजा राम मोहन राय के भाई की मृत्यु हो गई 1811 में, कब हो गई 1811 में, तो इनकी साथी जो भाभी थी इनको सती होना पड़ा और उस समय राजा राम मोहन राय जी की माता भी नहीं थी, इसलिए बहुत दुखी हुए। इनका लालन पालन करने के लिए कोई नहीं बचा, तो इन्होंने क्या किया, सती प्रथा का एक बंगाल में एक पुरजोर विरोध किया था। ठीक है, तो इसी के तहत राजा राम मोहन राय के दोस्त भी थे विलियम बेंटिक, तो इन्होंने विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को भारत में बैन करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। और 1829 में सती प्रथा को कानून नंबर 17, कौन सा, ये क्वेश्चन याद रखेंगे, कानून नंबर 17 के बारे में। किसके बारे में, कानून नंबर 17 के बारे में आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कानून नंबर 17 के तहत बंगाल में बैन किया गया था। कहाँ पर सती, पहले बंगाल में बैन किया गया था और 1833 में पूरे देश में इसे प्रतिबंधित कर दिया। किसे, तो सती प्रथा को 1833 में पूरे देश में भी प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है अरावली पर्वतमाला में स्थित गुरु शिखर, अरावली पर्वतमाला में स्थित गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की। साथ ही ये दुनिया की प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, दुनिया की प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। कौन, अरावली पर्वतमाला। और याद रखेंगे जो अरावली पर्वत है ये भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। कौन से पर्वत का, साथी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बलित पर्वत के बारे में पूछता है, बलित पर्वत के बारे में, और एक पूछता है भ्रंश पर्वत के बारे में। तो भ्रंश पर्वत का उदाहरण है आपका अरावली, जबकि बलित पर्वत का उदाहरण है आपका हिमालय। किसका, हिमालय। नवीन बलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है, हिमालय है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो भ्रंश पर्वत का उदाहरण है आपका अरावली और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है साथी वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी, याद रखेंगे 1722 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान का शासन था। इस तरह से क्वेश्चन आया है कि 1266 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कौन था, इस तरह से क्वेश्चन था। तो याद रखेंगे इस समय में शासन था किसका था, तो बलबन का शासन था। किसका साथी, याद रखेंगे इस समय बलबन का शासन हुआ करता था और दिल्ली सल्तनत में 1266 से 1287 तक बलबन ने राज किया था। कब से लेकर कब तक, तो लगभग 20 से 21 सालों तक इसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। और इसके समय में एक प्रथा की शुरुआत हुई थी जिसका नाम था सिजदा पैबोस की प्रथा। कौन सी, सिजदा और पैबोस की प्रथा की शुरुआत हुई थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, सिजदा और पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो याद रखेंगे बलबन ने की थी। ठीक है, और लौह और रक्त की नीति भी अपनाई थी। किसने, याद रखेंगे बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा अपनाई थी और इसी के साथ साथ लौह और रक्त की नीति, किसकी, लौह रक्त की नीति क्वेश्चन पूछेगा किसने अपनाई है, तो लौह रक्त की नीति अपनाई है बलबन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सिजदा पैबोस और लौह रक्त की नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसे नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में नीति आयोग का सीईओ कौन बने हैं, तो याद रखेंगे आप लोग श्री BVR सुब्रमण्यम। कौन, याद रखेंगे साथी, श्री BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये किसके स्थान पर बने हैं, तो इससे पहले जो सीईओ थे उनका नाम था परमेश्वर अय्यर। क्या नाम था साथी, परमेश्वर अय्यर के स्थान पर ये बने हैं। ठीक है, याद रखेंगे कौन बने हैं, तो BVR राव। ये किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से संबंधित है और ये भारत के एक पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं। और वर्तमान में बात की जाए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे सुमन के बेरी। ठीक है, कौन है, सुमन बेरी इस समय वर्तमान में उपाध्यक्ष है। और अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सूर्यवंश की स्थापना, सूर्यवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इस तरह से क्वेश्चन आया था, जो सूर्यवंश है साथी इसकी स्थापना किसने की थी। तो सूर्यवंश की स्थापना के बारे में बात की जाए, इसकी स्थापना हुई थी साथी 1540 ईस्वी में। कब हुई थी, 1540 AD में हुई थी इसकी स्थापना। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे मुगल शासक हुमायूं को कन्नौज के युद्ध, कौन सा युद्ध, कन्नौज के युद्ध में पराजित करके दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना की थी 1540 में शेरशाह सूरी ने। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका 1540 में ही हुआ था। ठीक है, कन्नौज का युद्ध, या इसी को साथी हम जानते हैं बिलग्राम के युद्ध के नाम से। किस नाम से, बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये साथी हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था और हुमायूं इसमें बुरी तरह से हार गए थे और दिल्ली छोड़कर भाग गए थे। और इसी दौरान शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली में सूर्यवंश नामक स्थापना की थी, सूर्यवंश नामक वंश की स्थापना की थी। और ये जो सूर्यवंश था साथी ये 1555 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक, तो याद रखेंगे 1555 ईस्वी तक चला था, 1540 से। लगभग 15 वर्षों तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। लेकिन हुमायूं पुनः से आक्रमण कर देता है, जो शेरशाह सूरी की उस समय मृत्यु हो जाती है और इसके जो शासक थे वो काफ़ी कमजोर थे और हार जाते हैं। इसी के तहत दोबारा से मुगल काल की स्थापना हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत सरकार के द्वारा लघु संविधान संशोधन कब हुआ था। क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा है कि भारत सरकार के द्वारा लघु संविधान संशोधन कब हुआ था। तो आप सभी याद रखेंगे जो 42वां संविधान संशोधन है, कौन सा साथी, 42वां संविधान संशोधन है, इसी को साथी हम कहते हैं लघु संविधान संशोधन। कौन सा, लघु संविधान संशोधन कहते हैं। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे लघु संविधान संशोधन कौन सा होता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपका 42वां संविधान संशोधन। और ये जो संशोधन है ये भारत सरकार के द्वारा किया जाता है 1976 में। कब किया जाता है साथी, 1976 में इसको किया जाता है। और इस समय भारत का पीएम कौन था, प्रधानमंत्री की बात की जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी साथी, श्रीमती इंदिरा गांधी इस समय भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसे हम लघु संविधान कहते हैं। और इस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि साथी मौलिक कर्तव्य है जो वो किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं। तो बात करेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का है। कौन सा, अनुच्छेद 51 का। इसे 51A भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 51A भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और इसको 42वें संविधान संशोधन अभी हमने देखा था जो कि लघु संविधान था, इसी संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था साथी। कितने, 10 मौलिक कर्तव्यों को। और इसमें से समिति कौन थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन जो स्वर्ण सिंह थे इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी जो सरकार थी, इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि ये 8 कम है, आपको 2 और जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें 10 जोड़े गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ था। देखो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 थे, इनका आयोजन साथी 2022 में हुआ था। कब हुआ था, 2022 में। जो आपके जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं वो कोरोना के कारण 1 साल डिले हो गए हैं, ठीक है। तो जो 21 वाले थे वो 22 में आयोजित किए गए थे, जबकि जो 22 वाले थे वो अभी 23 में आयोजित किए गए हैं, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कब हुआ, साथी याद रखेंगे कहाँ पर हुआ, तो पंचकुला हरियाणा में हुआ था। कहाँ पर, पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। साथ ही बात करेंगे इस खेलों के बारे में, तो इन खेलों में आपका जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 है, कौन सा, अभी हाल ही में 2022 का आयोजन हुआ है 2023 में। कब हुआ है साथी, 2023 में। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। कहाँ पर साथी, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया है, जो कि 11 फरवरी तक चला है। 30 जनवरी से शुरू होकर के 11 फरवरी 2023 तक चले थे आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। और 2021 वाले कहाँ पर हुए थे, 22 में आपके पंचकुला हरियाणा में, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत की सीमा भूटान से कितने किलोमीटर साझा होती है। इस तरह से क्वेश्चन आया है। तो बात की जाए भारत की सीमा की जो भूटान से साझा होती है कितने किलोमीटर होती है, कुल 699 किलोमीटर। कितनी, 699 किलोमीटर कुल आपकी क्या होती है, सीमा साझा होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, भूटान के साथ। इसके अलावा बात की जाए भारत की सबसे कम सीमा की, तो आपकी अफगानिस्तान के साथ साझा होती है, जो कि 106 किलोमीटर है। कितनी है, 106 किलोमीटर है। जबकि सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है, जो आपकी 4096.7 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर आपकी लगभग लगती है बांग्लादेश के साथ, और 106 किलोमीटर सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है किस महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ऐसा कौन सा महासागर है साथी जहां पर सर्वाधिक आपके ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। तो बात करेंगे सर्वाधिक ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में, तो होते हैं सबसे बड़े प्रशांत महासागर में। कौन सा, जो पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा महासागर है जिसका नाम है प्रशांत महासागर, और इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। कैसी है साथी, त्रिभुजाकार इसकी आकृति है, ठीक है। इसमें क्या होता है साथी, एक स्थान है जिसका नाम है रिंग ऑफ फायर। क्या है, रिंग ऑफ फायर नाम से नाम है, याद रखेंगे, प्रशांत महासागर में। और इसी में साथी सर्वाधिक ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, सर्वाधिक भूकंप आते हैं, और जो सर्वाधिक आकाशीय बिजली गिरती है ये सारी की सारी रिंग ऑफ फायर में ही होती है, ठीक है, याद रखेंगे। इसका भी वैज्ञानिक कारण है, इसको कभी और डिस्कस करेंगे। तो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी विस्फोट होंगे, सर्वाधिक भूकंप आएंगे, सर्वाधिक आकाशीय बिजलियां गिरेंगी, जो भी घटनाएं होती हैं प्राकृतिक वो सर्वाधिक कहां पर होती हैं, तो रिंग ऑफ फायर में होती हैं, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, अग्निवलय कहते हैं। क्या कहते हैं साथी, याद रखेंगे। यदि रिंग ऑफ फायर ना मिले तो आपको मिलेगा अग्निवलय। क्या मिलेगा, अग्निवलय। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है जनसंख्या घनत्व कैसे मापा जाता है। तो बात करेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में साथी। तो याद रखेंगे किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसको मापा कैसे जाता है, तो हमने एक दिन आपको और बताया था कि मान लीजिए ये आपका 1 स्क्वायर फीट का एरिया है। कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर फीट का एरिया है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी लोग निवास करेंगे, जितने भी लोग निवास करेंगे, जैसे कल्लू है और कल्लो है, ये आपकी निवास कर रही हैं यहाँ पर, तो ये लोग जितने भी निवास करेंगे, मान लीजिए 1 किलोमीटर में 2 ही लोग रहते हैं, तो प्रति वर्ग इकाई किलोमीटर में स्थित व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो यदि 1 किलोमीटर के अंतर्गत आपके हो जाएंगे
2 व्यक्ति हो जाएंगे तो इसका जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन 2011 की जो जनगणना हुई थी, इस जनगणना के तहत साथी आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका औसत क्या है, जनसंख्या घनत्व है भारत का। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व कैसे मापते हैं, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर स्थित में, प्रति वर्ग इकाई किलोमीटर में स्थित व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है ड्रीम्स ऑफ माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक अक्सर चर्चा में रही थी साथी, और याद रखेंगे ड्रीम्स ऑफ माई फादर पुस्तक की बात की जाए साथी, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। कौन थे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और 2008 से लेकर के 2016 तक ये लगातार 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहे थे बराक ओबामा, और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी ड्रीम्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता का एक सपना, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आपसे निवेदन है, एक बार से आप सेशन को लाइक कर देंगे। यदि इस तरह के सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो आप सेशन को लाइक जरूर करेंगे। यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो आपसे निवेदन है यार साथी, शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं, देखो अभी तक जिन भी विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से भी निवेदन है यार साथी, एक बार से प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आपको टाइम टू टाइम क्या मिलता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है क्लास का, ठीक है। तो देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल इसी टाइम। जय हिंद।